बच्चों, मैं डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर नवोद पीजी कॉलेज कुसमी। आज के इस सेशन में, इस वीडियो क्लास में हम लोग जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से जो है 40 क्वेश्चन लगभग पढ़ेंगे, ताकि जो है पूरा टॉपिक कवर हो जाए और इसमें इस चैप्टर से जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएं वो अवश्य ही आ जाए। मैं इससे पहले भी बीआरएफ के अन्य वीडियो क्लास बनाए हुए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, ताकि जो है कंप्लीट कोर्स की पढ़ाई आपकी हो सके। जो आपके पेपर बीत चुके हैं उन पेपर्स में मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें से तमाम क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। आप चाहें तो पेपर आपके पास है, वीडियो आपके पास है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 डील विद द कैपेसिटेंसी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की कौन सी धारा अनुबंध के लिए पक्षों की सक्षमता से संबंधित है, यानी कि वो कौन सा सेक्शन है जो ये बताता है कि वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट करने के योग्य है कि नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 11। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज अ competent to contract under the Indian Contract Act 1872। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत अनुबंध करने में कौन सक्षम है? ठीक है, तो देखिए, जो व्यक्ति साउंड माइंड का है, जो 18 साल की आयु पूरा कर चुका है, यानी कि वयस्क है, सरकार ने उसे स्पष्ट रूप से जो है डिक्लेयर नहीं किया है, अयोग्य डिक्लेयर नहीं किया है, विदेशी राजदूत नहीं है, किसी देश का शासक नहीं है, तो उस व्यक्ति के साथ अनुबंध किया जा सकता है। ये पूरा नियम है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति के साथ जो है अनुबंध किया जा सकता है, बाकी के साथ नहीं हो सकता, जो ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद अ माइनर। देखिए, माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो पूर्णतया और शुरू से वाइड माना जाता है, यानी शुरुआत से ये क्या होगा, शून्य होगा। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट में जो है ये व्यवस्था किया गया है कि एक माइनर जो है केवल लाभ के लिए पार्टनरशिप में शामिल हो सकता है, वहां भी वो लॉस बियर नहीं करता। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द जनरल एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, पूरा गली मोहल्ला जानता है कि 18 साल की आयु पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकता है, यानी वो 18 साल के बाद वयस्क या मेजर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड, यानी कि इस व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा। तो देखिए, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने पर उस कॉन्ट्रैक्ट का इम्पैक्ट उसके ऊपर जो पड़ेगा उसको समझने की क्षमता रखता हो। तो ऐसा ऑप्शन है बी, जो कहता है कि ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए पर्सन who is usually of unsound mind but occasionally of a sound mind, यानी कि गजनी है, गजनी के बारे में पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है, लेकिन कभी कभी वो क्या हो जाता है, स्वस्थ मस्तिष्क हो जाता है, कबो कबो दिमाग उसका खराब हो जाता है और कबो कबो ठीक हो जाता है, तो वो गजनी वाला है ना बच्चों। तो उसके साथ अगर कॉन्टैक्ट किया जाए तो क्या होगा, तो कह रहा है कि जिस समय वो साउंड माइंड का होगा, यानी जिस समय
उसका मस्तिष्क सही रहेगा, उस समय अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो तो वैलिड होगा, लेकिन जिस समय उसका माइंड अस्वस्थ होगा, अनसाउंड होगा, उस समय जो कांटेक्ट करेंगे वो व्यर्थ माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 7। कैन ए माइनर ratified his agreement after attaining the age of majority? क्या कोई अवयस्क बहुमत की आयु प्राप्त करने के बाद यानी कि मेजर होने के बाद अपने समझौते को रेटिफाई कर सकता है, यानी पुष्टि कर सकता है? तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि माइनर इज ऑलवेज माइनर। इसमें प्रोफेसर सरमन ने कहा है अपनी एक फैसले में कि जो कोर्ट होता है वो उसका संरक्षक होता है, जो जज होते हैं वो उसके जूरी होते हैं, ऐसे बात कहा है। यानी कि माइनर हमेशा माइनर होता है, तो अगर माइनॉरिटी के कंडीशन समय मतलब कोई कॉन्टेक्ट करता है तो मेजर होगा, तब भी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कानून द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो है सभी आंसर होगा। आइए देखते हैं। लुनेटिक यानी जो पागल है, फिर लिखा है अलाइन फ्रेंड विदेशी मित्र, फॉरेन सोवेनियर यानी विदेशी साधक, और शराबी। प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कानून द्वारा अनुबंध करने से अयोग्य घोषित है? तो सब है, क्योंकि शराबी व्यक्ति जिस समय शराब के कंडीशन में होता है उसके साथ नहीं किया जा सकता। इसमें तो ये कह रहा है कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही कह रहा है। ये क्या आ गया सी ऑप्शन, लेकिन हमारे हिसाब से पागल, विदेशी मित्र, विदेशी शासक और शराबी किसी के साथ अनुबंध नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लग रहा है कि ये जो है 4 ऑप्शन ले लिया, एक ऑप्शन छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है एक अवयस्क को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए उसकी देनदारी किस सिद्धांत द्वारा शासित होती है? देखिए भाई, अगर अयोग्य अवयस्क पर्सन है, माइनर पर्सन है, उसको भी जीने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता दिया गया कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि जीने के अधिकार के अंतर्गत उसमें ये प्रावधान किया गया कि वो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के लिए किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बशर्ते कि जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके उस कॉन्ट्रैक्ट में जो वस्तु का लेन देन होगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि उसकी संपत्तियां जिम्मेदार होंगी। जैसे मान लीजिए कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको एजुकेशन चाहिए, फूड चाहिए, हेल्थ के लिए जो है मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, कपड़े चाहिए, तो इनके लिए वो किसी अन्य व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे किसी दुकानदार से उधार कपड़े ले सकता है, लेकिन वो दुकानदार उस माइनर से जबरदस्ती पकड़ के पैसा नहीं वापस ले सकता। हाँ, उस माइनर के पास कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति से वसूल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल माइनर खत्म ही है, ठीक है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि एक अवयस्क को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए उसकी देनदारी किस सिद्धांत द्वारा शासित होती है? तो करेक्ट आंसर है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अर्थ संविदात्मक दायित्व, यानी कुछ हिस्सा तो इसका जो है वैलिड रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु इज ए टेम्पोरली ड्रंक एंड इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म इज, यानी कि ऐसा व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध जो अस्थायी रूप से नशे में और शर्तों को समझने में असमर्थ है। तो अगर उसके साथ अनुबंध करते हैं तो अनुबंध व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि इंडियन सेक्शन 11 में बताया गया है कि जो व्यक्ति शराब के नशे में है, इसीलिए शराब
कि दुकान में कभी शराब उधार नहीं बिकता है, क्योंकि अगर शराबी शराब पी के और उधार शराब लेके पी लिया और उसके बाद कहा जाए कैसा पैसा, तो फिर दुकानदार उससे वसूल नहीं पाएगा, इसीलिए शराब उधार नहीं बिकता। अगला क्वेश्चन है ए माइनर कैन बी अ, एक अवयस्क क्या हो सकता है। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वो केवल लाभ के लिए पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में एजेंट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एजेंट। एजेंट का एजेंट कौन होता है, जो अपने प्रिंसिपल या प्रधान की तरफ से कार्य करता है और एजेंट के द्वारा किए गए सभी कार्यों से उसका जो प्रिंसिपल प्रधान या जो मालिक होता है वो बाध्य होता है। तो अगर कोई व्यक्ति माइनर को एजेंट के रूप में रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन माइनर के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उससे माइनर बाध्य नहीं होगा, बल्कि उसका प्रिंसिपल बाध्य होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है इफ ए माइनर mispresent his age and obtain a loan he can be sued for, यानी यदि कोई अवयस्क अपनी आय का गलत बयानी करता है और ऋण प्राप्त करता है तो उस पर निम्न में से दिन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, हाँ अभी उतना ठीक है। तो कह रहे यदि कोई अवयस्क अपनी आय झूठा बता देता है और फिर क्या करता है, लोन प्राप्त कर लेता है, तो उससे क्या मुकदमा चलेगा। तो वास्तव में तो उसने धोखाधड़ी किया है, फ्रॉड किया है, लेकिन वो क्या है, माइनर है, तो उस पर जो है कपट का अपकृत्य, यानी उसने कपट किया है, इसका मुकदमा उसके ऊपर चलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरियन फॉर बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध करने में सक्षम होने का मापदंड नहीं है। यानी सब तो मापदंड है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 तो उसमें मापदंड है कि आप जब वो योग्यता रखेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं, और वो क्या है, लिटरेसी, यानी कि आप इलिटरेट भी हैं, साक्षर नहीं भी हैं, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिए, आप मेजर होने चाहिए 18 साल से ज़्यादा आयु के होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होने चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर, द माइनर इज एक अवयस्क को आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं के अनुबंध में अवयस्क। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अवयस्क स्वयं जिम्मेदार नहीं होगा, बस उसकी संपत्तियां जिम्मेदार होंगी, उन संपत्तियों से ही वसूली किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15। आइए, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया समझौता जिसे दिवालिया घोषित किया गया है उसे माना जाएगा। अरे भाई वो क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है। अब भारत में जो है दिवालिया व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध क्या होता है, व्यर्थ माना जाता है, तो वो डिसक्वालिफाइड यानी कि अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। दिवालिया व्यक्ति न तो चुनाव लड़ सकता है, ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है इफ अ माइनर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ नॉट नेसेसरी गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज। देखिए अब यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि माइनर ने ऐसे गुड्स को जो बहुत आवश्यक नहीं है उसको परचेज किया है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी क्या माइनर की संपत्ति से वसूल हो सकता है, तो नहीं वसूल हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी वो शुरू से ही व्यर्थ माना जाएगा। हाँ अगर उसकी आवश्यकता के लिए होता तो माइनर से तो नहीं, लेकिन उसकी संपत्तियों से वसूल हो सकता था। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का होता है लेकिन कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है तो वह अनुबंध कर सकता है। कब कर सकता है, जब केवल वो स्वस्थ मस्तिष्क का होगा
तभी अनुबंध कर सकता है, बाद में वो अनुबंध नहीं कर सकता जब अनसॉन्ड का हो। करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है व्हाट इज द लीगल टर्म ऑफ द प्रिंसिपल that a person cannot be forced to return the benefit received under the wider agreement। कह रहा है सिद्धांत के लिए कानून तत्व क्या है जिसके तहत किसी व्यक्ति को शून्य समझौते के तहत प्राप्त लाभ को वापस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ओहो, तो इसमें है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टोक्स। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसे इम्पॉसिबल नहीं कराया जा सकता, वो व्यर्थ है। अब व्यर्थ है तो फिर अगर उसके अंतर्गत कोई लाभ अगर मिल गया है तो फिर उस लाभ को लौटाने के लिए क्या बाध्य किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। किस नियम के अंतर्गत? तो कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टोक्स। जैसे माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो तो वाइट है, व्यर्थ है। अब कोई वस्तु प्राप्त आपने दे दिया है तो आप माइनस वापस नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है हु इज लायबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट बाय अ माइनर। एक अवयस्क द्वारा बनाए गए एजेंसी के अनुबंध के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो तो स्वयं नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? जो उसका मालिक होगा, जो प्रिंसिपल होगा वही जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 ए पर्सन अटेन मेजॉरिटी एट द एज ऑफ 21 ईयर। देखिए अपने देश में जो है मेजॉरिटी के लिए दो नियम है, दो नियम दिए गए हैं। एक, वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की आयु पूरा करता है वो मेजर पर्सन माना जाता है। ये एक सामान्य सा नियम है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी संपत्तियों के लिए कोर्ट ने संरक्षक नियुक्त किया है तो वो व्यक्ति 21 साल की उम्र में मेजर समझा जाता है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 21 ए कॉन्ट्रैक्ट विद अलाइड एनिमी, विदेशी शत्रु के साथ अगर युद्ध के दौरान, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और इस दौरान कोई व्यापारी जो है गुड्स की सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? तो भैया देश शत्रु देश है और इस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो व्यर्थ भी होगा और इलीगल भी होगा, जेल भी हवा भी खानी पड़ेगी, है ना? ये राष्ट्रद्रोह माना है। अगला क्वेश्चन है which of the following contract can be enforced against a minor। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध एक अवयस्क के विरुद्ध लागू किया जा सकता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो उसके आवश्यक आवश्यकता के लिए तो उस संबंध में लागू किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप और सर्विस, यानी कि अप्रेंटिसशिप और सर्विस, यानी कि अगर कोई माइनर है उसके साथ माइनर को अप्रेंटिस कराने के लिए, आप प्रशिक्षण देने के लिए या उसको सर्विस देने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में अप्रेंटिस करने से वो माइनर भागता है, तो जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे ने एडमिशन ले लिया, अब वो नहीं जाता है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के लाया जा सकता है। तो अप्रेंटिस करने के लिए भी जबरदस्ती पकड़ के लाया जा सकता है। करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 23 व्हेन डज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कन्विक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट केस, एक दोषी व्यक्ति के अनुबंध करने की योग्यता कब समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए है वो जेल में चला गया, ठीक है, या उसको कोई सजा हो गई तो फिर सजा याफ्ता व्यक्ति के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्यर्थ है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में जो है आप जेल से रह के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर जेल में चले गए तो कोई अन्य अनुबंध नहीं कर सकते। ये नेता लोग जो है अपने लिए रास्ता खोल के रखे हुए हैं। तो कोई व्यक्ति अगर
सजा याफ्ता हो गया, जेल में चला गया, तो जब वो जेल से छूट जाएगा यानी उसकी सजा समाप्त हो जाएगी या सजा माफ हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य माना जाएगा, तब वो किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध कर सकता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म lucid interval is associated with the category of incompetent parties, यानी कि स्वस्थ अंतराल अक्षम पक्षों किस श्रेणी से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, वीडियो का टाइम लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं। देखा है if a measure prudently induce another person to lead him money, the code may be applied to doctrine of एलिकोई। अवयस्क धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति को उससे पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है, तो न्यायालय में किस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है? वो है रेस्टिट्यूशन, यानी कि प्रत्यास्थापन या बहाली। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज नहीं माना जा रहा है लेकिन उसको मान लिया जाए तो उसको हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खत्म हो गया क्वेश्चन 25 ही था और लगभग जो है सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आप पूरा वीडियो देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक कृपा और कर दीजिए कि अपने मित्रों को जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइए। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, ये आप ही के लिए, इससे आप ही को लाभ मिलेगा। आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का सही समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।